मुलाकात में अम्बेडकरनामा में है विजय शंकर सिंह साहब। रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी हैं, लेकिन इनकी पहचान पुलिस अधिकारी से ज्यादा लेखक के रूप में है। लगातार लिखते रहते हैं, हम लोग पढ़ते रहते हैं, और एक खास मुद्दे पर आज हमने आग्रह किया था कि आप आए और अम्बेडकरनामा में बात करें। दोस्तों, रतन लाल बोल रहा हूं, काम की बात में आपका स्वागत है और पेश है अम्बेडकरनामा। चलिए लिए चलता हूं सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम 2022 का एनुअल रिपोर्ट आया है। अमेरिकी कांग्रेस द्वारा एक संस्था है और दुनिया भर में जो रिलीजन से जुड़े मुद्दे और माइनॉरिटीज पे किस किस तरह के भेदभाव और तमाम बातें होती है उस पर रिपोर्ट तैयार करता है। इस रिपोर्ट में भारत को चिंता वाले कैटेगरी में डाला गया है, और खास तौर से जो सरकार जिस तरीके से जो डिसेंटिंग वॉइस है, वैसे पत्रकार जो सरकार की आलोचना करते हैं या क्रिटिकल एक व्यू पॉइंट रखते हैं, वैसे पत्रकारों को, मीडिया संस्थानों को एक तरीके से दबाया जाता है। कई बार पत्रकार गिरफ्तार किए जाते हैं। तमाम मुद्दे उसमें डिस्कस हुए पेज नंबर 26 और 27 पर। तो जैसा कि हम जानते हैं 2006 में मीडिया में एक सर्वे हुआ था, एक सोशल सर्वे हुआ था, जिसमें स्पष्ट रूप से योगेंद्र यादव और अनिल चमरिया इन लोगों ने किया था, जिसमें कहा गया था कि भाई फाइंडिंग जो थी, भारत के मीडिया घरानों में सामाजिक विविधता दिखाई नहीं देती। खैर ये एक विषय है और गंभीर विषय है, लगातार इस पे हमने भी लिखा है। विजय जी ने अभी एक पूरा पत्र लिखा है मुकेश अंबानी को, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के जो चीफ है। अगर मीडिया से उनके ताल्लुकात का जिक्र करें तो 27, हम 2019 का डेटा दे रहे हैं, हो सकता है अभी पड़ गया, 27 ऐसे मीडिया घराने हैं जिसके इतने ज्यादा शेयर मुकेश अंबानी के पास है कि एक तरीके से उनका कब्जा हो गया है इन मीडिया घरानों पर। इन तमाम पहलुओं पर क्या है मीडिया को लेकर भारत का स्थान जो है अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग में 180 देशों की रैंकिंग होती है, उसमें लुढ़क 150 142 से 50 पे पहुंच गया है। क्या सब चल रहा है इस देश में, खास तौर से आज का विशेष विषय है मीडिया के चरित्र को लेकर, और मीडिया किस तरह के मीडिया घराने यहाँ पर हैं। कुछ तो सरकार के मुखपत्र यानी कि स्पोक्स पर्सन की तरह बात करते हैं, जो क्रिटिकल बात रखते हैं उनको प्रताड़ित किया जाता है। तमाम पहलुओं पर बात करेंगे विजय जी से। सर स्वागत है अम्बेडकरनामा में। नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे बड़ा अच्छा लगा आपके साथ जुड़कर। जो खुला पत्र आपने लिखा है उसी से शुरू कर रहा हूँ, मुकेश अंबानी जी। बिल्कुल 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 बिल्कुल। क्या पत्र लिखा है सर आपने? हिंदी अंग्रेजी सब में छपा है। वो एक्चुअली मैं जब टीवी चैनल्स देख रहा था, अमूमन कम देखता हूँ लेकिन कभी कभी कुछ चैनल्स मैं बहुत ध्यान से देखता हूँ, तो मैं ये महसूस कर रहा था कि समाज में जो भी बिखराव हो रहा है, जो धार्मिक वैमनस्य बढ़ रहा है, और ये जिस तरीके से टीवी डिबेट्स में बार बार ये चीजें उठाई जा रही हैं, उससे समाज पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। और जिस पर्पज के लिए पत्रकारिता शुरुआत की गई थी, चाहे जब भी शुरुआत हुई हो, वो पर्पज अब बिल्कुल फेल होता जा रहा है। एक मिशन के रूप में शुरुआत की गई थी और मिशन बड़ा पवित्र मिशन था। आप फ्रीडम मूवमेंट को छोड़ दें तो उसके अलावा भी पत्रकारिता का मिशन समाज को दिशा देने के लिए था, जहाँ पर कि गणेश शंकर विद्यार्थी जैसे बड़े पत्रकार थे जिन्होंने एक काज के लिए अपना जीवन अर्पण कर दिया, बलिदान कर दिया। ऐसे जगहों पर ऐसी पत्रकारिता हो जो जानबूझकर उन्हीं जख्मों को पूरे दे, उन्हीं चीज़ों को ले आए जिससे बड़ी तकलीफ होती है। मुझे लगा कि अखबार हो चाहे चैनल हो, इसके चाहे बड़े से बड़े संपादक हो, चाहे कितना हो वेतन पाने वाले महत्वपूर्ण लोग हों, वो अपनी मर्जी से नहीं चल पा रहे हैं, बल्कि इनके मालिकान कोई नीति तय करते हैं। वो ऐसे ख्याल आए कि उन्हें मुकेश अंबानी को एक खुला पत्र लिखा जाए। मैंने खुला पत्र भी लिखा, मैंने उन्हें मेल भी किया, और मुझे ये भी पता है कि उसका उत्तर नहीं आएगा। मुझे ये भी पता है कि इसका कोई बहुत असर नहीं पड़ेगा, लेकिन इसका असर उन पर जरूर पड़ेगा जो मेरे मित्र हैं, जो इसको पढ़ेंगे, और कम से कम कुछ तो सुबुगाहट उनमें होगी, ताकि सोचेंगे कि हमें आखिर ऐसी मीडिया का करना क्या है। मेरा पत्र लिखने का यही पर्पस था। इसे मैंने लिखा कि शायद वो
अपना न्यूज चैनल देखते हैं या नहीं देखते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन अगर देखते हो एक बार देखें और ये देखें कि आखिर वो संदेश क्या देना चाहते हैं। बिखराव का, एक का संदेश देना चाहते हैं, बंटवारे का संदेश देना चाहते हैं, गांव-गांव झगड़ा लड़ाने का संदेश देना चाहते हैं, या वो चीज दिखा रहे हैं जो एक्चुअली धरातल पर नहीं है। आप देखेंगे जितनी अभी मैं देहात गाँव गया था अपने, 10 दिन रहा, लोगों से बात किया, बनारस का रहने वाला हूँ। सतह पर बिल्कुल उतनी वैमनस्यता नहीं है जितनी वैमनस्यता सोशल मीडिया और टीवी चैनल्स में है। लोग समझदार हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन समझदारी भी कभी कभी जब बहुत चीजें जहर दिमाग में घुसने लगता है तो वो समझदारी भी कुंड ढोने लगती है। इसीलिए मैंने ये पत्र लिखा। सर, ये जो यूनाइटेड स्टेट्स का जो रिपोर्ट आया है, आपने पढ़ा ही होगा, पेज नंबर 26-27 में भारत के बारे में लिखा गया है और बहुत ही तीखी टिप्पणी है एक तरीके से मीडिया को लेकर, खासतौर से। हाँ बिल्कुल, मैं वही देख रहा हूँ, मीडिया को लेकर बहुत तीखी टिप्पणी है। और ये टिप्पणी इससे भी महत्वपूर्ण है कि आप 2016 में हमारी रैंकिंग 133 थी। 16 बहुत पहले नहीं थी। 2016 में हमारी रैंकिंग 133 थी और 17, 18, 19, 20, 21, 22 अब 5 साल में हमारी रैंकिंग 150 हो गई। भारत एक ऐसा देश रहा है जहाँ पर लोकतांत्रिक स्वर का एक लंबा इतिहास रहा है। आप अंग्रेजों के आने को छोड़ दें, अंग्रेजों के आने के बहुत पहले प्राचीन भारत में भी जिस तरह की तानाशाही यूरोपियन कंट्रीज में रही है, या जिस तरह का दास प्रथा या अन्य तरह की चीजें वहाँ रही हैं, उस तरह की हमारे यहाँ नहीं रही। न संस्कृति में रही है, न स्वभाव में रही है, न लोगों के मन में रही है। लोग खुल के अपनी बात कहते थे, सहमत हो न हो बात। तो 2016 के बाद से एक जानबूझकर एक ऐसा वातावरण बनाया गया ताकि मीडिया को भी कॉर्पोरेट का ही हित चिंतक बना दिया जाए। आज देखिए, आज कोई सिस्टम ऐसा नहीं है जो कहीं न कहीं कॉर्पोरेट को लाभ पहुंचा रहा है। चाहे मीडिया हो, मीडिया में दोनों आ जाते हैं, टीवी मीडिया भी है, अखबार भी है। इसके अलावा सरकार तो एक तरह से ही है, और अगर आप ये कहें कि पूरी सरकार कॉर्पोरेट के ठेके पर है तो उसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा। मेरा ये कहना है, जिस तरीके से चीजें गिर रही हैं, मीडिया का स्तर गिर रहा है, और उससे आगे आने वाले दिनों में एक ऐसी स्थिति होगी कि लोगों को प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा अपनी बात कहने के लिए। ये तो बहुत अच्छा है कि हमारे पास फेसबुक है, ट्विटर है, अन्य सोशल मीडिया है, यूट्यूब चैनल्स बहुत अच्छे आ गए हैं और लोग बड़े धड़ल्ले के साथ और बड़ी निर्भरता से अपनी बात कह रहे हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में एक स्थिति ये भी हो सकती है कि सरकार कहीं इसको भी बैन न कर दे। एक सुगबुगाहट उनके यहाँ भी चल रही है, हो सकता है इस पर भी कोई कानून ले आए, लेकिन अभी नहीं ला रहे हैं। लेकिन कुल मिला जुला कर आगे स्थिति मीडिया के बारे में बहुत अच्छी नहीं है। इसमें सबसे बड़ी चिंता जो मुझे लगती है और अफसोस होता है कि जो हमारा प्रेस क्लब है, प्रेस से जुड़े जो बड़े लोग हैं, ऐसे प्रेस के संपादक और अखबारों के बड़े बड़े संपादक, कॉलम लेखक, टीवी जर्नलिस्ट, जो महत्वपूर्ण लोग हैं, जो इन चैनलों में नौकरी कर रहे हैं, जो कॉर्पोरेट के साथ हैं, वो या तो बिल्कुल सरेंडर हो चुके हैं या अपने को सिर्फ नौकरी ही कर रहे हैं। मीडिया की नौकरी में और अन्य नौकरी में फर्क है। मीडिया की नौकरी एक मिशन के रूप में की जाती है, अन्य नौकरी एक नौकरी के रूप में की जाती है। जी सर, जो है आपने मुकेश अंबानी को पत्र लिखा है, लेकिन ओवरऑल अगर मीडिया का चरित्र देखें तो दावा तो बड़ा बड़ा करता है कि हम चौथा खंबा हैं, न्यायाधीश हैं, ये सब कुछ करता है। बहुत सारे ट्रायल्स भी मीडिया हाउस में ही हो जाते हैं। लेकिन ये स्थिति तो तमाम चैनल्स की है, मतलब एक आध दो चैनल छोड़ दिया जाए तो अमूमन सारे चैनल में अगर सामने टीवी खोल ले तो लगेगा कि इंडिया पाकिस्तान का युद्ध टीवी चैनल में ही कराते हैं। आप इंडिया पाकिस्तान का युद्ध छोड़ दीजिए, आपको रूस यूक्रेन के युद्ध के बारे में ऐसी ऐसी खबरें मिलेंगी कि उन्हें रूस को पता है, नहीं यूक्रेन को पता है। वीडियो गेम से लगा के वो खबरें दिखाते हैं। अभी एक पत्रकार का दृश्य बड़ा वायरल हुआ था, टीवी पे मैंने नहीं देखा, लेकिन सोशल मीडिया मैंने जरूर देखा। वो कूट के वो रिपोर्टिंग कर रही थी। क्योंकि मीडिया का मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, न मैं कोई पत्रकार हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस तरह की रिपोर्टिंग से दुनिया में हमारी छवि बन रही होगी। आप बीबीसी का देख लीजिए, CNN का देख लीजिए, आप बगल में पाकिस्तान का मीडिया देख लीजिए, और भी डिस्कशन देख लीजिए। उनके डिस्कशन में वो उस तरह का हंगामा नहीं होता।
जिस तरह के हंगामे हमारे यहाँ होते हैं, आप किसी भी ऐसे चैनल को मतलब एनडीटीवी में रवीश कुमार जी की बात मैं अलग कर दूं, तो ऐसा कोई भी चैनल आप मुझे सजेस्ट नहीं कर सकते जो मुझे बौद्धिक खुराक दे। कोई ऐसा चैनल ही नहीं है, कोई ऐसा प्रोग्राम ही नहीं है जो हाईली इंटेलेक्चुअल बात करे, विचारधारा पे बात करे। क्या कोई चैनल आज तक है या जी न्यूज है, क्या गेस्ट को आमंत्रित करके एक वैचारिक रूप से दक्षिणपंथ वामपंथ के दक्षिणपंथ के भी समर्थक हैं, उनके भी अपने तर्क हैं, वामपंथ के समर्थक हैं, उनके भी अपने तर्क हैं, लेकिन ये तर्क क्या जनता तक सरल भाषा में पहुंचने चाहिए। क्या वो ऐसा करेंगे? वो नहीं करेंगे। लेकिन वो एक मुल्ला पकड़ लाएंगे, एक हिंदू महासभा से किसी को पकड़ लाएंगे, 2-3 और प्रवक्ताओं को पकड़ लाएंगे और वो चीज उठाएंगे जिसका कोई मकसद नहीं। अब खबर ये है, जो मुझे पता है, कि 8 साल पूरा होने पे सरकार अपना जश्न मनाने जा रही है और जश्न मनाने के एजेंडा में ये है कि गांव-गांव हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। मतलब हनुमान चालीसा क्यों पढ़ेंगे? ऐसा तो है नहीं कि हम अब मुक्त हो गए हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए। जब घोर गुलामी जिसको आप कहते हैं, ब्रिटिश पीरियड के पहले मुगल पीरियड था, उससे पहले मुस्लिम पीरियड था और भी रहा था, तब तो हनुमान चालीसा लिखा गया, अगर तुलसीदास का लिखा मानते हैं तो। हालांकि इस पर भी मतभेद है कि तुलसीदास ने लिखा है, किसने लिखा, वो अलग विषय, उस पर मैं नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन तब भी लिखा गया। उस कठिन समय में रामायण लिखी गई, रामचरितमानस लिखा गया, पूरा भक्त साहित्य रचा गया। तब तो कहीं कोई बंधन नहीं था, रचा भी गया, कथा भी हुई, रामलीलाएं भी होती रही, सब कुछ होती रही। अचानक ऐसा क्या हो गया कि आप अपने को स्वतंत्र मानने लगे और ये जश्न आप हनुमान चालीसा से मना रहे हैं? जश्न दूसरी चीजों से मनाना चाहिए था। अभी आपसे पूछ दे कि जीडीपी कितनी है, गरीबी कितनी है, नौकरियां कितनी लोगों को मिल रही हैं, कितने लोगों को नौकरियां नहीं मिली हैं। आप एक बड़े प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं, वहाँ क्या स्थिति है, वहाँ कितनी वैकेंसीज है, वहाँ का एकेडमिक कल्चर क्या है, शोध के लिए कितना बजट दे रहे हैं, इस पर बिल्कुल सन्नाटा है। और जो पूछना चाहता है उससे भी ये लोग बिल्कुल दरकिनार कर देते हैं, या तो बिल्कुल किनारे कर दें या उसकी बात सुने नहीं। तो मुझे लगता है कुल मिला जुला के सरकार को एक ऐसी जनता पसंद है जो बिल्कुल उसके इशारे पर चले, उठे और बैठे। बर्तुल ब्रेख्ट की कविता है कि तुम अपने लिए जनता चुन लो। उन्होंने अपने लिए जनता चुन ली है, सरकार तो हमने चुनी जरूर है। आपने जो चिट्ठी लिखा है, मैंने पढ़ा उसको फेसबुक पे, और क्या अन्य मीडिया घराने हैं उनको, प्रधानमंत्री को और सूचना प्रसारण मंत्रालय को भी लिखेंगे? बहुत ही गंभीर मुद्दा उठाया आपने। मैंने जो चिट्ठी लिखी थी, इस चिट्ठी लिखने के पहले ही सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने एक एडवाइजरी जारी की। दरअसल आप लंबे समय तक जहर समाज में नहीं फैला सकते, क्योंकि सबको पता है आज दुनिया इतनी ग्लोबल हो गई है कि हम आप जो जिस पर बातचीत कर रहे हैं, जिस खास बातचीत जिस आपने हमें आमंत्रित किया है, जिस पर हम आपसे बात कर रहे हैं, मेरा सौभाग्य है कि एक अच्छे यूट्यूब में मैं बात कर रहा हूँ। जिस दिन ये आप इसको ऑनलाइन करेंगे, ऐसा नहीं है कि इसे केवल हम ही आप देखेंगे, हमारे आपके गांव घर के लोग देखेंगे, ये पूरी दुनिया में देखा जाए। जी। आपको बहुत लोग जानते हैं, आपके बारे से हमें लोग जान जाएंगे, वो हमारी बात सुनेंगे, तो जो भी देखेंगे ये उनके दिमाग में जाएगा। तो अब कोई चीज छुपी नहीं रह गई है। अगर मैं कह रहा हूँ कि मीडिया की हालत ऐसी है, आप खुद कह रहे हैं कि मीडिया की हालत ऐसी है, तो दुनिया में जाएगा, तो इससे ओपिनियन बनता है। और हम जिस ग्लोबल विलेज की बात कहते हैं, वो एक ओपिनियन बनाता है। इस ओपिनियन में सरकार को भी पता है कि अगर दुनिया भर में ऐसी ओपिनियन बनी कि यहाँ पर प्रेस का दमन होता है, लोगों का दमन होता है, जैसे खरगोन में हुआ, जहांगीरपुरी में हुआ, और भी जगहों पे हुआ, बुलडोजर है। बुलडोजर दरअसल कुछ नहीं है, बुलडोजर जो है वो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के फेल होने के फ्रस्ट्रेशन का प्रतीक है, उस सत्ता का प्रतीक नहीं है। वो हमारी निकम्मेपन का प्रतीक है कि हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम फेल हो चुका है और हम उसको नहीं कुछ कर पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में एक विफल गवर्नेंस की बात जब उठती है, तो दुनिया भर के पूंजीपति, दुनिया भर के उद्योगपति जो है पैसा लगाना चाहते हैं, जिनको हम रोज निवेश के लिए आमंत्रित करते हैं, वो भी पीछे हटते हैं। इसका असर इकोनॉमी पड़ता है और पड़ भी रहा है। तो ऐसी स्थिति में सरकार की महती जिम्मेदारी है कि वो मीडिया हाउस को नियंत्रित करे। इसी को देखते हुए उन्होंने एक एडवाइजरी जारी की है कि आप झूठी खबरें नहीं दिखाइएगा, आप सांप्रदायिक खबरें नहीं दिखाइएगा।
हालांकि उनका एजेंडा है, वो चाहते हैं, वो कतई नहीं चाहते हैं कि जनपक्ष की पत्रकारिता हो। वो बिल्कुल चाहते हैं जनपक्ष की पत्रकारिता ना हो, एक ऐसी पत्रकारिता हो जिसमें जनता सुबह से शाम तक हनुमान चालीसा से लेकर रामायण में डूबी रहे, और उसमें भी इसलिए डूबी रहे कि सरकार के कामों की तरफ ध्यान न दे। तो ऐसी स्थिति लंबे समय तक नहीं चलेगी, सरकार को पता है, इसीलिए उसने एडवाइजरी जारी की है, और कुछ और हो सकता है कि वो कदम उठाएं। ये जो यूएस का जो रिपोर्ट आया है, कहीं उसका तो असर नहीं है, क्योंकि अयोध्या में भी जो लोग वहां पे सांप्रदायिक तनाव फैलाने की कोशिश कर रहे थे उनको तुरंत पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अमूमन ऐसा होता नहीं था, लेकिन पुलिस की गिरफ्तारी हुई है उस केस में। तो कहीं ये जो कमीशन का जो रिपोर्ट है, इसका तो इम्पैक्ट नहीं पड़ा है भारत सरकार पे, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर में बेइज्जती तो हो रही है। देखिए, आपने कहा कि पुलिस अमूमन करती नहीं है। पुलिस बड़ी विचित्र चीज है। हम वही रहते हैं, वही ट्रेनिंग है, वही यूनिफॉर्म है, वही पद रहता है, लेकिन जब सरकार बदलती है तो दृष्टिकोण और प्राथमिकताएं बदलती हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं अगर सपा के कार्यकाल में तैनात था और बसपा का कार्यकाल आ गया, तो मेरा जो राजनीतिक प्राथमिकता होगी उससे हमारी प्राथमिकताएं मैच करेंगी, भाजपा कार्य से प्राथमिकताएं मैच करेंगी। जाहिर है कि जिस तरह से अयोध्या में तुरंत गिरफ्तारी हुई है, जिस तरह से पर्दाफाश हुआ है, जितनी तत्परता से पकड़े गए हैं, ये पुलिस के लिए बड़ी सफलता की बात है, सरकार के लिए बड़ी सफलता की बात है। लेकिन अमूमन ऐसा नहीं होता, और ये संदेह हम सबके मन में भी है। कभी कभी ये भी होता है कि एक स्थिति सरकार भी ये समझती है कि वो क्या कर रही है, उसको भी पता है कि आखिर उसके जो एजेंडे हैं, सांप्रदायिक एजेंडा, इसका असर किसको भोगना पड़ सकता है। अल्टीमेटली इसका सरकार पर ही असर पड़ेगा। लॉलेसनेस होगी, दंगे होंगे, लोगों में मारपीट होगी, जगह जगह कर्फ्यू लगेगा, तो इसका असर सरकार पर पड़ेगा, विकास पर पड़ेगा, बाहर से आने वाले निवेश पर पड़ेगा और छवि पर पड़ेगा। तो इससे तो बचाना है। तो आप इलेक्शन के दौरान तो इसका लाभ ले सकते हैं, लेकिन गवर्नेंस में 5 साल तक आप इसका लाभ नहीं ले सकते। 2-3 महीने जो आग लगा के वोट ले लीजिए, लेकिन फिर 5 साल तक आपको वही करना है जो कायदे से करना चाहिए। तो इसका भी एक असर हो सकता है, और दुनिया भर में छवि बहुत बुरी तरह खराब हो रही है। मेरे कुछ मित्र हैं जो कि बाहर रहते हैं, एक इंग्लैंड में है, एक दो मित्र हैं अमेरिका में हैं, बिजनेसमैन नहीं है, सामान्य अच्छे लोग काम करने वाले हैं, गांव घर के दूर दराज के रिश्तेदार हैं। वो भी जब बात होती है तो वो मोदी के कुछ न कुछ भक्त हैं, मोदी जी के, सरकार की बात करते हैं, लेकिन अब उनकी आशंकाएं सामने आने लगी हैं। जब से उन्होंने सुनाया IIT की फीस बढ़ गई, IIM की फीस बढ़ गई, तो उनको लगता है कि आखिर इसका असर क्या होगा। हमने कहा भाई आप बताइए, आप तो अमेरिका में हैं, आपको बहुत अच्छा लग रहा है, हम यहाँ पर हैं। तो कुल मिला जुला के दुनिया भर में जो स्थिति है वो बिल्कुल बिगड़ रही है, और इसका सीधा कारण ये है कि सरकार एक असमंजस की स्थिति में है। आर्थिक मोर्चे पर तो मैं साफ साफ देख रहा हूँ असमंजस की स्थिति में है, और आगे आने वाले दिनों में आर्थिक मोर्चे में जैसे जैसे बुरी खबरें आएंगी, वैसे वैसे सांप्रदायिक एजेंडे की तरफ लोग जाएंगे। जी सर, हम लोग एक निष्पक्ष, निडर और स्वतंत्र पत्रकारिता के पक्षधर हैं, और लॉकडाउन में मैंने ये यूट्यूब अम्बेडकरनामा शुरू हुआ था कि कुछ बातचीत किया जाए, कुछ इंटेलेक्चुअल बौद्धिक बातचीत हो। लेकिन मीडिया जिस तरह से दावा करता है, और जिस तरह से जो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं दबा रही है सरकार या एजेंसी, लेकिन मीडिया के वर्गीय चरित्र पर भी कई बार बहुत ही गंभीर सवाल उठे हैं। उनके सामाजिक चरित्र को लेकर, वर्गीय चरित्र को लेकर कई तरह के शोर आ गए। ये खास तौर से लोग कहते हैं कि इनका एक जातीय चरित्र है, इनका वर्गीय चरित्र है। आपने नजदीक से देखा है, मीडिया कर्मियों को भी देखा है, और जनता के बीच भी रहे हैं जो पुलिस ऑफिसर। ये जैसे माइनॉरिटी दलित के जो सवाल होते हैं कई लेवल पे, चाहे रिसोर्स पर्सन के रूप में बुलाने से लेकर, उनके मुद्दों से लेकर, उनको एम्प्लॉयमेंट देने से लेकर, तमाम तरह में एक तरह का पक्षपात नजर आ रहा है मीडिया। हाँ, मैं एक बात जोड़ूंगा अपनी तरफ से। जी, मैं पुलिस में तो रहा ही हूँ एक लंबे समय तक, करीब 33 साल 34 साल नौकरी हुई है, और 79 टीम भर्ती हुआ, और 2012-13 में मैं रिटायर हुआ। लंबा समय बीता। जी, मैं पूरी नौकरी के दौरान 1 साल मैं यूपी पुलिस का PRO भी था, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर। जो मेरा रैंक था वो SP पब्लिक रिलेशंस था। तो पब्लिक रिलेशंस में मेरा पब्लिक से उतना संपर्क नहीं था जितना प्रेस से संपर्क था।
तो डेली प्रेस ब्रीफिंग मुझे डीजी की तरफ से करनी पड़ती थी। वो डेली शाम को लखनऊ में 5 बजे प्रेस से मुझे मिलना होता था। प्रेस के तमाम लोग आते थे। जब कोई बहुत बड़ी घटना होती तो डीजी खुद आ जाते थे, और जब वो बड़ी घटना नहीं होती थी, सामान्य चीजें रहती थी, तो हम भी अपना सबको ब्रीफ कर दिया करते थे। तो जो वर्गीय चरित्र की बात कर रहे हैं, जिस जातिवाद की बात आप कर रहे हैं, वो मीडिया में है और लंबे समय से। ये मीडिया के लोगों का भी दुख दर्द है, उसमें भी किसी एक जाति का वर्चस्व है और लंबे समय से वर्चस्व है। वो अखबारों में भी है, चैनल में भी है, और वो चुंबक की तरह से एक एक को खींचता चला जा रहा है, तो एक इकट्ठा होता चला जा रहा है। जाहिर है जब इस तरह का वर्चस्व आएगा, उस तरह की सोच आएगी, उस सोच को तोड़ना बहुत मुश्किल है। अब वो सोच टूटेगी कैसे? या तो आदमी वैचारिक रूप से बहुत प्रगतिशील हो, जो इस वैचारिक खांचे को तोड़ के निकल सके, तो ये सबके लिए संभव नहीं होता। बहुत लोग हैं जो कि इस खांचे को तोड़कर निकल चुके हैं और मजबूती से निकल चुके हैं और प्रतिष्ठित हो चुके हैं, लेकिन सबके सोच में नहीं होता। तो जो आप कह रहे हैं कि मीडिया का एक वर्गीय चरित्र बन गया है, मीडिया का एक चरित्र दलित विरोधी भी बन गया है, और दलित विरोधी मीडिया का ही नहीं, दलित, और जब दलित का आप नाम लेते हैं तो आप उसके साथ महिलाओं का भी नाम ले लीजिए। जी। अमूमन तौर पर थाने में जैसे ही कोई रिपोर्ट आती है बलात्कार की, और अगर आप थाना फोन करके पूछे, मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, भाई आपके यहाँ ये बलात्कार की खबर आई है, क्या मामला है, तो दरोगा जी उसको बिल्कुल ठंडा करते हुए कहते हैं, अरे सर वो औरत ही ऐसी थी। वो तो ये दिमाग में नहीं आता कि अगर औरत ही वैसी थी तो क्या वैसी ही औरत के साथ जो वो कहना चाहते हैं बलात्कार जायज है? बिल्कुल जायज नहीं। बलात्कार एक अपराध है, तो किसी भी औरत की मर्जी के विरुद्ध नहीं किया जा सकता। जघन्यतम अपराध है। डॉक्टर लोहिया को कोट करें तो वो सबसे बड़ा अपराध, माता खिलाफी और बलात्कार जो कहते थे कि उस स्त्री पुरुष संबंध में सबसे घृणित संबंध है, वो है। तो ऐसी स्थिति की मानसिकता है, और ये मानसिकता लंबे समय से है, और इस मानसिकता को बदलने के लिए बहुत कोशिश की गई, कुछ चीजें हो भी रही हैं और काफी कुछ बदला भी है, लेकिन ये बदलाव अभी उतना नहीं है जितना कि बदलाव आना चाहिए था। तो जिस वर्गीय चरित्र की बात आप कर रहे हैं, उस वर्गीय चरित्र से या उस जातिवादी वायरस से ये मीडिया भी मुक्त नहीं है। कहने के लिए बड़ी बड़ी बातें हम कुछ भी कहें, लेकिन प्रैक्टिकली आप देखेंगे तो वो मुक्त नहीं है। सर ये कुछ वर्षों से सोशल मीडिया अपनी भूमिका निभा रहा है, जैसा कि आपने इशारा भी किया शुरुआती अपने वक्तव्य में, और खास तौर से जो हमारे जैसे लोग, आपके जैसे लोग जिनके पास कोई मंच नहीं है, तो हम लोग तो फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब पे ही अपनी बात रखते हैं, और अम्बेडकरनामा में तो लंबी लंबी बातचीत होती है। तो इसकी भूमिका को आप कैसे देखें? इसमें दोनों तरह के मामले आ रहे हैं, हेट कैंपेन भी चल रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से, घृणा भी फैलाया जा रहा है, लोगों को आतंकित भी किया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ से काउंटर भी यहीं से आ रहा है, मेन स्ट्रीम मीडिया से नहीं आ रहा है। सोशल मीडिया के बारे में मेरी ये धारणा है कि जब शुरू में मैं रिटायर होने के बाद, मैं फेसबुक मैंने ज्वाइन किया 2010 में, तब तक मुझे बहुत ज्यादा पता नहीं था। मैं कुछ कविताएं, कुछ शायरी, कुछ दूसरों की, कुछ अपनी भी उसमें कभी कभी डाल दिया करता था। मैं गंभीरता से शुरू हुआ सोशल मीडिया में 2014 के बाद। मैं लेख वेख छोटा बहुत लिखता रहा, लोग पढ़ते रहे, तो मुझे लगा कि जब मैं किस अखबार को भेजूं, जैसे यहाँ जागरण है, मैं नाम स्पष्टली लूंगा, जागरण है कानपुर में, बहुत अच्छा अखबार है, बहुत बड़ा अखबार है। जागरण के मालिकान से हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं कानपुर में लंबे समय तक रहने के नाते। लेकिन मैं जानता हूँ मेरा नहीं छापेंगे, तो मैं उनको संकट में नहीं डालना चाहिए, इसलिए मैंने उनसे कुछ कहा भी नहीं। तो बहुत से ऐसे हैं जिनको मैं जानता भी हूँ, लेकिन ये भी जानता हूँ कि उनके कुछ अपनी मजबूरियां हो सकती हैं, हो सकता है मेरी चीजें नहीं छापें, क्योंकि मैंने तो उतना बड़ा लेखक हूँ, न उतना मेरा एक्सपोजर है। तो मैंने फेसबुक पर अखबार बना लिया और मैं इसी में लिखना शुरू किया। मैं समझा कि मेरा ही अखबार है, तो मैंने इसी पर एक पेज भी शुरू किया, लोक माध्यम। उस लोक माध्यम पेज का पर्पज ये था कि उसमें मैं और अच्छे अच्छे लोग औरों को भी लेख उसमें डालूं, ताकि एक उस लोग उसको पढ़ें। तो मुझे लगता है सोशल मीडिया ने हम जैसे लोग जिनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, आपके पास प्लेटफॉर्म है, आप यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है तो आपका प्लेटफॉर्म है, आप उनसे मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। एक पुलिस अफसर का मैं हिस्ट्री पे लिखूंगा तो मेरी हिस्ट्री नहीं है, वो कहेंगे साहब आप पुलिस पे लिखिए, आप हिस्ट्री पे नहीं लिख सकते। मैं कितना पढ़ के लिखूंगा तो उसका कोई एकेडमिक महत्व नहीं है, लेकिन उसका सामान्य रूप से महत्व भले हो, लेकिन आपका एकेडमिक महत्व है। तो ऐसी स्थिति में हम जैसे लोगों के लिए सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म बना। दूसरी बात, अखबारों की अपनी सीमाएं हैं, विज्ञापन और स्पेस की सीमा तो अपनी है, उनकी नीतियों की सीमा है,
कभी कभी संपादक चाहता ये खबर छपे, लेकिन मालिक नहीं चाहता तो बेचारा क्या करे, वो भी मन महसूस रह जाता है। टीवी चैनल की अपनी सीमाएं हैं, लेकिन अब आपके यूट्यूब चैनल की सीमाएं नहीं, आप कोई विषय चुन सकते हैं। आप कोई आदमी यहाँ से अमेरिका में बैठा होकर आपको उसका संपर्क हो, आप उसका इंटरव्यू लेकर आप प्रसारित कर सकते हैं, क्योंकि आपका ऐसा कोई बंधन नहीं है। उसी तरीके से सोशल मीडिया पर मेरा कोई किसी का कोई बंधन मेरे पे नहीं है, मैं लिख सकता हूँ। अब जहां तक रहा सवाल पूरा रबिश या जिसको ये कह सकते हैं कि आप ऐसी चीजें आ रही हैं जो कि बहुत फेक हैं, ये गलत हैं, तो ये खतरे सोशल मीडिया के हैं। लेकिन जब आप सड़क पर चलते हैं तो आपको ऐसे ही कभी कभी कूड़ा करकट गड्ढों से बच के निकलना पड़ता है। अब इन कूड़ा करकट गड्ढों से बच के निकलने का कितना हुनर आपके पास है, ये आपकी ड्राइविंग पर डिपेंड करता है, आपके पैदल चलने पर डिपेंड करता है, ये आपकी साइकिलिंग पर डिपेंड करता है। तो मेरा कहना है कि ये कोई भी चीज, कोई भी मीडियम, कोई भी माध्यम फुल प्रूफ नहीं होता, उसकी अपनी कमियां होती हैं। तो उन कमियों से कैसे तारतम्य बिना के आप आगे जीवन जी सकते हैं, तो हमको आपको तय करना पड़ेगा। 14 के बाद जिस तरीके से पूरा ढोल पीटा गया था दुनिया भर में, क्या भारत की साख प्रतिष्ठा में कमी आई है? बिल्कुल, भारत के साख में भी कमी आई है, प्रतिष्ठा में भी कमी आई है, और ये कमी साफ साफ दिख रही है। और कमी इसलिए भी दिख रही है कि 2014 के बाद की जो सरकार आई, अब जैसे 2014 की जब सरकार आई तो हम लोग रिटायर हो चुके थे और अन्ना आंदोलन जबरदस्त चल रहा था। उस दौरान दिल्ली में रेगुलर जाने का मौका मिलता था। बेटे बेटी दिल्ली में ही है तो मुझे भी जाना पड़ता रहता है, जाता रहता हूँ। इधर जरूर 2-3 साल से थोड़ा फ्रिक्वेंसी कम हो गई कोरोना की वजह से। तो एक बार रामलीला मैदान भी गया, उस आंदोलन को भी नजदीक से मेरा मतलब है दर्शक के रूप में देखा भी। मुझे भी लगा ये बड़ा भारी आंदोलन है, इसका असर भी होगा। फिर गलियों गलियों में मैं हूँ अन्ना करके लोग घूमने लगे। नरेंद्र मोदी को जिस तरीके से प्रोजेक्ट किया गया था और जिस तरह से गुजरात मॉडल था, अब हम लोग तो पूर्वी उत्तर प्रदेश पूर्वांचल के रहने वाले, अब हमारे लिए तो गुजरात ही अमेरिका लग रहा था, वही बड़ा विकसित देश है। हमारे यहाँ तो भाई कोई चीज ही नहीं थी। पूर्वांचल और आप बिहार ये घोषित रूप से पिछड़े कहे जाते हैं। अब मुझे नहीं पता हम लोग पिछड़े क्यों हैं, कैसे हैं, अलग बात है। तो भाई बम्बई और गुजरात के लिए अलग स्थिति थी। तो ऐसी स्थिति में लगा कुछ होगा, लेकिन साल भर तो लोगों को खुमार में रहे कि शायद अब कुछ होगा। फिर ये नैरेटिव बढ़ाया कि सरकारों ने बहुत भ्रष्टाचार किया था। जाहिर भ्रष्टाचार किया था तो जांचें भी होंगी, जांच होगी तो दंडित भी होंगे। खैर मुकदमे चले, उसमें भी कुछ हुआ नहीं। अल्टीमेटली धीरे धीरे ये कलई उतरने लगी। जब कलई उतरने लगी तो दुनिया में चीजें फैलने लगी। तो फिर जिस तरीके से पहला भूमि अधिग्रहण कानून लाया गया, कारपोरेट को लाभ पहुंचाने के लिए तरह तरह के कानून लाए गए, इलेक्टोरल बॉन्ड लाया गया, किसके हित में लाया गया, राजनीतिक पार्टियों को चंदा देने के हित में लाया गया। चंदा बहुत जरूरी, बिना चंदे के कुछ नहीं हो सकता, ये बात भी सही है। तो आपको जो चंदा मिलता है उसका हिसाब क्यों नहीं दे देते, आप वेबसाइट पे क्यों नहीं डाल देते। आपको 100 करोड़ नहीं 1000 करोड़ मिले, टाटा अपनी पूरी संपत्ति दे दे, अडानी अपनी पूरी संपत्ति दे दे, लेकिन आप उसको डालिए कि साहब हमको मिला है। लेकिन नहीं, तो इस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा जो कॉर्पोरेट और सरकार का जो दुर्विसंधि बनी है, उसको लेकर धीरे धीरे ये भ्रम फैलना शुरू हुआ कि सरकार जो है धीरे धीरे कॉर्पोरेट की परस्त है। इसमें एक संशोधन ये है कि मनमोहन सिंह जी की सरकार भी प्रोग्रेसिव सोच की सरकार नहीं थी। उनकी भी जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी वो भी कॉर्पोरेट की ही पॉलिसी थी, लेकिन उस कॉर्पोरेट पॉलिसी को वो लंबे समय तक इसलिए लागू नहीं कर पाए। उनके पहले टर्म में 2004 से 2009 तक जो उनके समर्थक थे वो लेफ्ट पार्टियां थी। लेफ्ट पार्टियों का दबाव भी था और डर भी था कि वो ऐसा कोई कदम नहीं उठा सकते हैं जिससे कि बिल्कुल ही दक्षिण पंथ की बात होने लगे। तो कहीं ना कहीं वो डरते रहते थे। 2009 के बाद जैसे ही वो अंकुश हटा, तैसे ही हाथी बेलगाम हो गया और कई घटनाएं ऐसी हुई जिसपे कि घोटाले के मामले आए। तो बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं। आप अब लेकिन 2014 के बाद जो सरकार आई वो बिल्कुल, हमारे यहाँ भोजपुरी में कहावत है, परम स्वतंत्र ने सिर पर कोई बोलने वाला ही नहीं। और एक जानबूझकर एक ऐसा नैरेटिव रचा गया कि जो बोलने वाला हो उसको ही आप देशद्रोही कहते हैं। और देशद्रोही एक ऐसा आक्षेप है जो आपको अंदर तक हिला देता है।
आप देशद्रोही नहीं होना पसंद करते हैं, और ऐसा साहस नहीं है कि हाँ मैं तुम्हारे अनुसार देशद्रोही, तो बोलो क्या कर लोगे, ऐसा भी हम नहीं कह सकते। तो शुरू शुरू में देशद्रोही बनाया गया, तरह तरह की बातें कही गई, और भी नैरेटिव गढ़े गए, उनकी कहानियां गढ़ी गई, फकीरी की कहानी गढ़ी गई, घर छोड़ दिया तो उसमें बुद्धत्व ढूंढा जाने लगा, और हम उसको सब स्वीकार करके चले गए। किसी ने उसको खुल के जवाब नहीं दिया। जो कहानी गढ़ी जा रही थी, वो कहानी प्रसारित की जा रही थी, ये सब एक लंबा चौड़ा षड्यंत्र था। और इस षड्यंत्र के आड़ में कारपोरेटेशन था, कारपोरेटीकरण था, और जबरदस्त कारपोरेटीकरण था। इसका मतलब ये था कि जो हमारे सरकार है किसी न किसी के हाथों में सौंपा जाए। लेते लेते स्थिति यहाँ तक आ गई कि हमारी सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी, दुनिया की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी आज LIC बिकने के कगार पर है। और इसकी हालत क्या होगी ये अर्थ विशेषज्ञ बेहतर बता पाएंगे, लेकिन जो कुछ मैं पढ़ रहा हूँ कुछ सोशल मीडिया पर, कुछ अच्छे आर्थिक अखबारों से, उसको लेकर लगता है कि स्थिति बहुत खराब होगी। तो ऐसी स्थिति में आप ऐसी आ गए हैं जहां पर आप कुछ कर नहीं सकते। दूसरी चीज, मुझे लगता है कि जो आर्थिक स्थिति आई है, ऐसा नहीं है कि प्रेस के लोग नहीं इसको भुगते, प्रेस भी भुगतेगा। हमसे कई लोग कहते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम का, मुझे प्रॉब्लम नहीं, हमें से जो पेंशन मिलती है सरकार बंद नहीं कर सकती। अकेले विजय शंकर बंद नहीं करेगी, बंद करेगी तो सबका बंद करेगी, और सबका बंद कर लेंगे, बस में नहीं है। प्रॉब्लम मुझे नहीं है, प्रॉब्लम उनको है जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, जिनका कुछ भी इंश्योरेंस नहीं है। यहाँ तो हेल्थ भी इंश्योर्ड है, सरकार ने ही जिम्मा दे रखा, कार्ड दे रखा है, आप जाइए बीमार हो गए इलाज कराइए, तमाम बातें। तो बहुत सी चीजें हैं जो सोशल सिक्योरिटी की बात हम कहते हैं। हम पूंजीपति देश अमेरिका की बात करते हैं, तो क्या सोशल सिक्योरिटी एक आदमी के पास है? आपको आयुष्मान कार्ड है, लेकिन आप कहाँ जाएंगे? अस्पताल जाएंगे, अस्पताल की हालत आप देख लीजिए। आप कितना भी इंश्योरेंस करा लीजिए, मैं हेल्थ इंश्योरेंस 50 लाख तक करा लूँ, और अगर अस्पताल ही न हो सुविधाजनक, उसका क्या होगा? तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिसमें जिस तरह की आर्थिक दुर्वस्था आ रही है, आ गई है, उसको देखते हुए मीडिया का जो रुख होना चाहिए देश की असल समस्याओं को उभारने का, उनके बारे में लोगों को जानकारी देने का, उसके बजाय वो ऐसे मुद्दे को उठा रहे हैं जिससे अब ऊब हो गई है। और हम आपसे ये भी बताएं कि जो बहुत अपने आप को सांप्रदायिक मनोवृत्ति के समझ रहे हैं, वो भी इससे ऊबने लगे हैं, क्योंकि जब सर पर तलवार भांज के घर में जाएंगे तो रोटी ही खाएंगे, तलवार नहीं खाएंगे। शुक्रिया सर, और बहुत शानदार बातचीत रही और बहुत कुछ सीखने को मिला। और लगातार आप बीच बीच में जितना मुद्दा उठाते रहते हैं, लगातार हम बेटकरनामा पे आते रहिए, बातचीत जारी रहेगी, हम बातचीत करेंगे। दोस्तों, विजय शंकर जी हैं और रिटायर्ड IPS ऑफिसर हैं, बेबाक लिखते और बोलते हैं। पूरा वीडियो देखिएगा, शेयर करते रहिएगा, ज्यादा से ज्यादा दूर तक बात को पहुंचाइए। शुक्रिया, कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग बेटकरनामा। फिर मिलता हूं जल्दी अगले एपिसोड।